चलिए, तो हम लोग आज अध्याय 2 पढ़ रहे थे, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, फिर मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, फिर हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान का इतिहास क्रम और मनोविज्ञान की विकास क्रम क्या है, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, मनोविज्ञान का संप्रदाय क्या है, मनोविज्ञान की शाखाएं क्या है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, इसके बाद शिक्षा के आयाम, शिक्षा के प्रकार, और फिर उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, आइए पहले सीधा चलते हैं मनोविज्ञान के अर्थ यानी साइकोलॉजी का डेफिनेशन के थ्रू। मनोविज्ञान एक ऐसे विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से यानी बाई स्टेप प्रक्षेणीय व्यवहार यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऑब्जर्व करके बिहेवियर जो होता है का अध्ययन करता है। आप ऑब्जर्व करते हैं किसी का, उसके साइकोलॉजी समझ में आ जाती है आपको। प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रिया जैसे कि चिंतन, भाव आदि तथा उनके वातावरण की घटनाओं आदि के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहता है। ठीक है, तो व्यवहार का अर्थ मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों से है। ठीक है, यहाँ व्यवहार का जो संदर्भ है वो मानव व्यवहार और पशु व्यवहार दोनों से है। ठीक है, लेट मी चेक, साउंड आ रही है? ठीक है, मनोविज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी क्या है? डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा साइकोलॉजी शब्द से बना है, जिसका उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों जैसे साइकी तथा लोगोस से मिलकर बनी हुई है। जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा यानी सोल, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी, स्टडी यानी आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है, यानी आत्मा का विज्ञान को ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि साइकोलॉजी शब्द का उत्पत्ति अध्ययन के उस क्षेत्र को इंगित करती हुई थी जिसकी आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जा सके, जिसमें आत्मा की ज्ञान को प्राप्त किया जा सके, उसे साइकोलॉजी कहा जाता था। मनोविज्ञान का इतिहास क्रम अगर देखें, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी अगर देखा जाए तो प्राक वैज्ञानिक काल यानी प्री साइंटिफिक पीरियड में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी की एक शाखा थी, जो कि 16वीं शताब्दी में अरस्तु यानी एरिस्टोटल के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी से अलग हुआ, और इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी तथा दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर पॉइंट नोट कर लीजिए, अरस्तु को मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु जब मनोविज्ञान लाए थे तब उनका नाम अंतःकरण का विज्ञान था। ठीक है, अंतःकरण का विज्ञान था। सन 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गाइकिल, ठीक है, रुडोल्फ गाइकिल ने एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया, जिसमें सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द है रुडोल्फ गाइकिल द्वारा लिखा गया पुस्तक साइकोलॉजिया, जिसमें सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे जानते हैं मनोविज्ञान की विकास क्रम यानी डेवलपमेंट स्टेप्स ऑफ साइकोलॉजी। डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र यानी ये आप फिलोसॉफी का विषय हुआ करती थी। ठीक है, फिलोसॉफी का एक विषय हुआ करती थी, परंतु काल क्रम के अनुसार मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन होता गया, जो इस प्रकार है। पहला तो है आत्मा का विज्ञान यानी साइंस ऑफ सॉल, आत्मा के विज्ञान को मनोविज्ञान कहा गया था। एरिस्टोटल यानी अरस्तु, जो प्लेटो, जो अरस्तु के गुरु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो एंड डेकोर्टे, रुडोल्फ गाइकिल आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है, परंतु आत्मा की स्थिति और स्वरूप स्पष्ट नहीं होने के कारण, प्रकृति की अस्पष्टता के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में इस परिभाषा को नकार दिया गया और विज्ञान प्रयोग पर आधारित होते हुए अधिकारित था। तो विज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है, क्योंकि आत्मा का न तो कोई रूप होता है और न कोई प्रकार और न ही मूर्त है, अतः आत्मा पर वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग संभव नहीं किया जा सकता, और यही मुख्य कारण था कि जिससे यह परिभाषा नकारी गई थी। ठीक है, तो मन मस्तिष्क का विज्ञान ऐसा बोलना स्टार्ट किया गया, साइंस ऑफ माइंड। 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, और इस विचारधारा के प्रवर्तक इटली के पाम्पोलॉजी यानी पिट्रो पोम्पोजी, ठीक है, पाम्पोनॉजी ने थे। ठीक है, परंतु इन्होंने मन की प्रकृति तथा स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सके, अतः यह परिभाषा भी मान्यता नहीं पा सकी और 17वीं शताब्दी के अंत तक इसे भी नकार दिया गया। पोम्पोलॉजी, पेट्रो पोम्पोनॉजी क्या था? पोम्पोनॉजी ने साइकी की अर्थ मन बताया। इसे साइकोलॉजी का पूर्ण अर्थ तब आत्मा का विज्ञान न होकर मन का विज्ञान हो गया था। तीसरा, चेतन का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियस, मन या मस्तिष्क की परिभाषा के अस्तित्वीकरण मन या मस्तिष्क की परिभाषा के अस्वीकीकरण यानी कि रिजेक्शन के बाद विलियम्स वुंड
विलियम्स वुंड जर्मनी, विलियम जेम्स अमेरिका के और जेम्स सल्ली और वाइस आदि ने मनोविज्ञान को चेतन का विज्ञान माना। इन्होंने मस्तिष्क के सिर्फ आंतरिक भाग पर बल दिया, जिसके कारण इस पर भी वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग संभव नहीं हुआ और अंततः इस परिभाषा की भी 19वीं शताब्दी के अंत तक नकार दिया गया। चौथा था व्यवहार का विज्ञान यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में वैज्ञानिक के अनेक अर्थ सुझाए गए। इसमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है अर्थ सर्वाधिक मान्य रहा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो क्या क्या था डेवलपमेंट, क्या क्या था, पहले क्या क्या बोला गया था? पहले तो बोला गया था आत्मा का विज्ञान है, फिर बोला गया मस्तिष्क का विज्ञान है, फिर बोला गया चेतन का विज्ञान है यानी कॉन्शियसनेस का साइंस है, और फिर बोला गया साइंस ऑफ बिहेवियर। अंडरस्टूड? तो ये डेवलपमेंट था। कुछ अन्य कुछ मुख्य तथ्य थे, आइए वो क्या थे वो जानते हैं। पहला मुख्य तथ्य यह है कि 1879 ईस्वी को जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंड के द्वारा खोली गई। वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित होकर कार्ल मार्स विश्वविद्यालय हो गया है। भारत के प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना एस.एन. सेन गुप्ता यानी नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता द्वारा मतलब जी के द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय में की गई थी। ठीक है, ये भी एक हाईलाइटेड पॉइंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको हाईलाइट करके रख सकते हैं। 1880 ईस्वी में विलियम्स वुंड ने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाया। विलियम्स वुंड को जर्मनी में तथा अमेरिका में विलियम्स जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम्स मैकडूगल, ठीक है, विलियम्स मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतन शब्द की कड़ी निंदा की, यानी चेतना शब्द की कड़ी निंदा की। ठीक है, इसमें आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी निंदा कर दी। ठीक है, इसने विलियम्स मैकडूगल ने। ठीक है, व्यवहार मनोविज्ञान यानी बिहेवियरिज्म पर सर्वाधिक कार्य जॉन वाटसन यानी जॉन बी वाटसन ने के द्वारा किया गया और इसी कारण से वाटसन को व्यवहार मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये भी एक हाईलाइटेड पॉइंट, इसे नोट कर लीजिए कि वाटसन को व्यवहार मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, बाकी के जनक कौन थे वो उसमें बता चुका, लेकिन व्यवहार मनोविज्ञान के जनक वाटसन को माना जाता है। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट है, इसे रख लीजिए। वाटसन के मुख्य समर्थक थे एफ स्किनर। ठीक है, जिनका नाम पूरा था ब्यूरस हेड्रिक स्किनर, ई.पी. पावलोव, सी.एल. हल, विलियम्स वुडवर्थ और विलियम्स मैकडूगल आदि थे। ठीक है, अब आते हैं सीधी तौर पर मनोविज्ञान की परिभाषा यानी डेफिनेशन। डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट फिलोसोफर्स, डिफरेंट पर्सनालिटीज की जो डेफिनेशन थी वो अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग आयामों पर खड़ी उतरती थी। तो किसने क्या कहा था ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अंडरस्टूड? पहला है वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, विलियम्स मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव के व्यवहारों का विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव के संबंधों का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभवों का विज्ञान है। ठीक है, अनुभवों का विज्ञान है। यहाँ भैया रखिएगा, क्वेश्चन बहुत होता है कि स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है, स्किनर ने बोला। मैं रिपीट करूंगा, ये एमसीक्यू में आता है, व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान स्किनर ने बोला। ठीक है, विलियम्स वुंड के अनुसार मनोविज्ञान आंतरिक अनुभूतियों की खोज करता है। विलियम्स वुंड के अनुसार मनोविज्ञान आंतरिक अनुभूतियों की खोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, जेम्बोर्डो ने के अनुसार जीवनधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ठीक है, और मार्गन के अनुसार मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फिलोसोफर का डिफरेंट मत थी, आप यहाँ देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मनोविज्ञान की प्रकृति देख रहे थे हम लोग, है ना, मनोविज्ञान की प्रकृति देख रहे थे हम लोग। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रकृति देख रहे थे हम लोग। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे थे वो थे मनोविज्ञान की प्रकृति। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रकृति यानी कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनोविज्ञान का विषय सामग्री में वे सभी तत्व विद्यमान हैं जिसके आधार पर किसी विषय का विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक इसलिए कही जाती है क्योंकि मनोविज्ञान में विज्ञान के कुछ निम्न प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, और वो प्रमुख तत्व क्या है आइए जानते हैं। पहला तो है वैज्ञानिक विधियां। किसी भी विषय को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जबकि उस विज्ञान का अध्ययन विधियां वैज्ञानिक हो। मनोविज्ञान की ज्यादातर विधियां वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान की समस्याओं
समस्याओं के अध्ययन में प्रयोगात्मक विधि यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रयोगात्मक विधि के अतिरिक्त निरीक्षण विधि, सांख्यिकी स्टैटिक विधि, ठीक है, स्टैटिक मेथड, गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड, मनोयुक्त विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। और मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों से किए जाने से मनोविज्ञान की विषय सामग्री वैज्ञानिक है तथा यह विषय विज्ञान है। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधियां होनी चाहिए जैसे कि निरीक्षण विधि, सांख्यिकी विधि, गणितीय विधि, मनोनीत विधि, इसलिए ये वैज्ञानिक विधि। ठीक है, दूसरा है प्रामाणिकता। किसी भी विज्ञान को मानने का दूसरा प्रमुख तत्व प्रामाणिकता है, क्योंकि वो प्रूफ दे सकता है। मनोविज्ञान की विषय सामग्री प्रामाणिक है, ठीक है, क्योंकि इसका समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है। वस्तुनिष्ठता, ठीक है, किसी भी विषय को विज्ञान मानने हेतु आवश्यक है कि उसमें वस्तुनिष्ठता हो। वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि जब किसी समस्या का अध्ययन कई अध्ययनकर्ता कर रहे हो तथा वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे तो कहा जा सकता है कि प्राप्त निष्कर्ष ही वस्तुनिष्ठ है। अतः मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। चौथा, भविष्यवाणी की योग्यता। किसी भी विषय को विज्ञान मानने के लिए उसे भविष्यवाणी की योग्यता का होना भी आवश्यक है। भविष्यवाणी की योग्यता का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन करने के आधार पर यह बताना कि भविष्य में उसका व्यवहार कैसा होगा, यह भविष्यवाणी तभी की जा सकती है जब अध्ययन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो। मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा वैज्ञानिक ढंग से किए जाने से इन अध्ययनों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। और पांचवा है सार्वभौमिकता। किसी भी विषय को विज्ञान तभी माना जा सकता है जबकि उसका सिद्धांत तथा नियम सार्वभौमिक हो, यानी सभी जगह लागू भी तो होनी चाहिए ना। बोल दिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन दिस, अब प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो नहीं होता तो क्या आज प्रोजेक्टाइल मोशन होता? ग्रेविटी का न्यूटन ने दिया था, क्या वो फॉलो नहीं होता तो क्या आज ग्रेविटी हम मानते रहते? नहीं। यदि किसी विषय के सिद्धांतों का, नियमों का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है तथा वे सिद्धांत या नियम प्रामाणिक, वस्तुनिष्ठ और भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं तो वे निश्चित ही सार्वभौमिक भी होते हैं। अतः विज्ञान के ये सभी पांचों तत्व मनोविज्ञान के विषय सामग्री में मौजूद हैं और इसलिए कहा जाता है कि मनोविज्ञान विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान विज्ञान है। आइए जानते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं उनकी शाखाएं। प्राणी में व्यवहार से जुड़े नियमों का अध्ययन ही मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। अलग अलग मनोविज्ञानकों ने मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं दी है एवं विचार दिए हैं, क्योंकि सबके दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न होते हैं और इन भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के कारण मनोविज्ञान के विभिन्न स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी का निर्माण किया गया। ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। ठीक है, इसके इतिहास में वर्तमान की कहानी कहते हैं, जिससे पता चलता है कि मनोविज्ञान के प्रारंभ में क्या था और आधुनिक वैज्ञानिक रूप से कैसा आया, जो कि निम्न थे। पहला था संरचनावाद, निर्मितवाद, निर्माणवाद संप्रदाय। दूसरा था प्रकार्यवाद, कार्यवाद संप्रदाय। तीसरा था व्यवहारवाद संप्रदाय। चौथा था गेस्टलवाद, संज्ञानवाद और समग्रवाद संप्रदाय। ठीक है, और पांचवा है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। तो हम लोग पढ़ रहे थे संरचनावाद, निर्मितवाद, निर्माणवाद संप्रदाय यानी स्ट्रक्चरलिज्म। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय संरचनावाद को कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला यह पहला संप्रदाय है जिसके इस संस्थापक विलियम वुड 1832 टू 1920 यानी 1832 से 1920 है। इन्होंने संवेदना यानी चेतना अनुभूति के अध्ययन पर बल दिया। ठीक है, चेतना अनुभूति के अध्ययन पर बल दिया। इसके प्रमुख समर्थककर्ता एडलर, वेल्फॉर्ड एवं टिचनर है। ठीक है, अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में इन्होंने इसकी शुरुआत की। विलियम वुड ने मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया और 1879 में लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। ये बात पॉइंट याद रखिएगा। संरचना शिक्षा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछूंगा। ठीक है, संरचनावाद का शिक्षा में योगदान, और ये इंपॉर्टेंट है। संरचनावाद का शिक्षा में योगदान। मनोविज्ञान की प्रकृति प्रयोगात्मक होने से शिक्षा की नई शिक्षा पद्धति के बारे में शिक्षकों को सोचने की चेतना आई और अंतः निरीक्षण विधि के प्रयोग शिक्षार्थी का मानसिक दशाओं का, जैसे कि सीखना, ध्यान, चिंतन आदि प्रक्रिया का अध्ययन करने में प्रारंभ कर दिया गया। शिक्षा में उन सभी पाठ्यक्रमों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा जिससे शिक्षार्थियों के चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्षरण एवं ध्यान जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का समुचित यानी समग्र रूप से विकास तथा उनका प्रयोगात्मक अध्ययन संभव हो। ठीक है,
दूसरा था प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद या कार्यवाद, इसको फंक्शनलिज्म कहते हैं। मनोविज्ञान के कार्यवाद एक ऐसा स्कूलीय संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति संरचनावाद के वर्तनात्मक तथा विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध से हुआ। ठीक है, विलियम जेम्स 1842 टू 1910 यानी 1842 से 1910 द्वारा कार्यवाद की स्थापना अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की गई थी, परंतु इसका विकास विलियम जेम्स के मुख्य संस्थापक जैसे जॉन डीवी 1859 टू 1952, जेम्स और एंजल 1867 टू 1949 ने शिकागो विश्वविद्यालय में तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के थॉर्नडाइक तथा विलियम्स वुडवर्थ के योगदानों से हुई। कार्यवाद मुख्यतः प्रत्यक्षीकरण, नाम, व्याख्या, पहचान पर बल देती है, अर्थात चेतना के कार्य यानी प्रभावों को समझाने का प्रयास करती है। परंतु 1920 से 14 ईस्वी में इन पर विवाद हुआ और इसी बीच 1913 ईस्वी में व्यवहारवाद संप्रदाय का स्थापना हुआ। कार्यवाद का शिक्षा में योगदान क्या है? कार्यवाद ने मानव व्यवहार को मूल रूप से अनुकूली तथा लक्षण पूरक बताया, अतः स्कूलों का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को समाज में समायोजित करना होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में वातावरण के महत्व पर बल दिया गया, अतः अध्यापकों का यह प्रयास होना चाहिए कि विद्यार्थियों को स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाए जो कि उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। और इन विचारधारा ने पहले से चले आ रहे सैद्धांतिक प्रत्ययों जो कि पाठ्यक्रमों को अलग थे में क्रांतिकारी बदलाव लाए और स्कूल पाठ्यक्रम में करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद जो करो और उसको सीखो पर बल दिया। शिक्षार्थियों की क्षमता पर व्यक्तिगत भिन्नता पर बल डाला। कार्यवाद ने इस बात पर बल दिया कि अलग अलग आयु स्तर के बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है और कार्यवाद ने शिक्षा में उपयोगिता सिद्धांत को अपनाया। इसके सीखने की प्रक्रिया में बालक के महत्व पर बल दिया तथा इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जिनकी समाज में उपयोगिता हो। इस स्कूल ने इस शिक्षा में वैज्ञानिक जानकारी पर बल डाला, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज पर इसने फोर्स डाला। साथ ही शिक्षण व सीखने के लिए नई विधियां जैसे कि कार्य या क्रमित सीखना यानी प्रोग्रामेड लर्निंग जैसे शिक्षण विधि का विकसित किया, अर्थात एक शिक्षक को उन परिस्थितियों पर अधिक बल डालना चाहिए जो सामान्य जीवन में अक्सर देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जाओ खेलो, ये लेकर के आओ। बैंक बना देते थे, जब आप स्पोकन इंग्लिश जाते थे तो आपको बैंक वाला बना देते थे, आपको एक ग्राहक से बात करना है। ठीक है, आपको एक मिल्क बेड बना देते थे, दूध वाला बना देते थे, आपको कस्टमर से कैसे बात करना है। आपने किए होंगे इंग्लिश के कई तो वोकैबुलरी वाला, ठीक है ना, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, उसमें वैसा किया जाता था। क्यों? व्यवहार में उतारना चाहते थे, अनुक्रमण को पर बल डालना चाहिए हो। ठीक है, तीसरा बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद। व्यवहारवाद मनोविज्ञान का एक ऐसा स्कूल है जिसकी स्थापना संरचनावाद तथा कार्यवाद जैसे संप्रदायों के विरोध में जेबी वॉटसन द्वारा 1913 में की थी। इसके प्रमुख समर्थक बीएफ स्किनर, पावलोव, सीयर हॉल आदि थे। ठीक है, वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल विज्ञान है और इसका सैद्धांतिक उद्देश्य व्यवहार की अंदाजा लगाने हैं, उस पर नियंत्रण करना है। व्यवहारवाद चेतना का विज्ञान ना होकर व्यवहार का विज्ञान है। तो व्यवहारवाद का शिक्षा में योगदान क्या है? तो व्यवहारवाद ने जो विधियां व टेक्निक्स प्रस्तुत की उनसे बच्चों के व्यवहार को समझने में काफी हद तक सहायता मिली। बच्चों के संवेगों का प्रयोगात्मक अध्ययन करने में व्यवहारवादी मनोविज्ञान ने इसके संयोगात्मक व्यवहार को समझने का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए ध्यान से, जेबी वॉटसन की प्रमुख पुस्तकें क्या क्या थी? 1914 व्यवहार मनोविज्ञान की एक ऐसी तुलनात्मक अवधारणा जो सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का वर्णन इसी पुस्तक में किया गया था। 1919 में मनोविज्ञान जो कि व्यवहार का एक दृष्टिकोण है और 1924 में व्यवहारवाद नामक पुस्तक पूर्णतः व्यवहार पर ही आधारित था। ये किसके हैं? जेबी वॉटसन के प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, चौथा है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद क्या है? संज्ञानवाद, समग्रवाद या संप्रदाय यानी गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना जर्मनी में मैक्स बर्दाइमर द्वारा 1912 ईस्वी में की गई। इस स्कूल के विकास में कर्ट केफ्का 1887 से लेकर के 1941 तथा अल्फांगांग कोहलर, देखिए नाम इसलिए थोड़ा डिफरेंट रहेगा, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 19-20 हुआ तो देख लेना। ओल्फगंग कोहलर, ठीक है, ओल्फगंग कोहलर। ठीक है, अगर आप पहली बार किसी नाम को देखेंगे तो आपको डाउट होता ही है, लेकिन नाम को शुद्ध रूप से पढ़ना आपका काम है, तो बिल्कुल आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ओल्फगंग कोहलर 1887 टू 1967 कर्ट लेविन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इस संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों ने सर्वाधिक पूर्णता यानी समग्रता पर ध्यान दिया। ठीक है, अर्थात चेतना यानी मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप और व्यवहार यानी मानसिक स्थिति का बाह्य रूप दोनों का विज्ञान मानते हैं। देखिए डायरेक्टली एमसीक्यू कराना अलग बात है, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप जा सकते हैं।
परंतु अंदर से जानना सारी थ्योरी को, जो कि वास्तविक में आपको जाननी चाहिए अगर आप एक हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा जो बच्चों पर शोध करना चाहता है, आपको अंदर का चीज मालूम होना चाहिए। केवल एमसीक्यू पढ़ के आपको जॉब मिलना ही यहाँ पर फंडामेंटली नहीं है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ना जरूरी है। गेस्टाल्टवाद का शिक्षा में योगदान क्या था? तो गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षण के नियमों का सीखने के क्षेत्र में भी किया, ठीक है, प्रयोग सीखने के क्षेत्र में भी किया। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थी के सामने विषय सामग्री को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करे। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने सर्वाधिक व्यवहार की महत्ता पर बल दिया। प्राणी द्वारा की जो भी अनुभव प्राप्त किए जाते हैं वह उन्हें समग्र रूप से बताता है, ताकि उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के रूप में तोड़कर व्यक्तित्व विकास के में वातावरण की अग्रणी पुस्तक पर बल दिया। अतः स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सहायक हो। शिक्षार्थियों में सूझ उत्पन्न करने पर बल दिया, ताकि विद्यार्थी समस्यात्मक परिस्थिति का समाधान सूझ विधि से करके सीख सके। सीखने के लिए यह आवश्यक है कि अधिगमार्थी को उद्देश्यों और लक्ष्यों की जानकारी हो। अतः अध्यापक का प्रयास होना चाहिए कि विद्यार्थी स्वयं के लिए एक व्यक्तिक लक्ष्य निर्धारित करे। यह व्यक्तिक लक्ष्य शिक्षार्थी के समक्ष एक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देगा, जिससे विद्यार्थी उस तनाव को दूर करने के लिए सीखने के लिए प्रक्रिया के लिए सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय यानी एक्टिव, ठीक है। इस प्रकार लक्ष्यों का निर्धारण व्यक्ति की सक्रिय बनाता है। स्कूलों की शिक्षा अधिगमन विद्यार्थियों की उत्पत्ति बनाने के लिए अध्यापक, प्रधानाध्यापक और विद्यार्थियों को संगठित होकर के कार्य करना चाहिए। अगर ये तीनों का संगठित होकर कार्य नहीं करेंगे तो कहां से स्कूल चलेगा, ठीक है। अध्यापकों को विद्यार्थियों के विचारों को जानने व समझने का प्रयास करना चाहिए। जानना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है इसके माइंड में, अंडरस्टूड। अपने विचारों को उन पर लाद कर विद्यार्थी के प्रत्यक्षण को प्रभावित नहीं करना चाहिए, ठीक है। अध्यापक को पाठन सामग्री रुचिपूर्ण तथा समग्र आने योग्य रूप में शिक्षार्थी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जो भी निर्देश दिए जाए अर्थपूर्ण होने चाहिए। अध्यापकों को विद्यार्थी के सोचने की क्षमता या कार्यशैली की जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई बच्चा अमूर्त चिंतन करने योग्य नहीं है तो सांकेतिक रूप में प्रस्तुत की गई सूचनाएं उसके लिए लाभदायक नहीं होगी, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, साइको एनालिसिस, मनोविज्ञान के एक स्कूल के रूप में मनोविश्लेषण की स्थापना सिगमंड फ्रायड 1856 टू 1930 तक जो थे द्वारा नैदानिक परिस्थितियों में की गई। मनोविज्ञान की इस स्कूल की काफी प्रभाव पड़ा था, मतलब मनोविज्ञान पर इस स्कूल की काफी प्रभाव पड़ा था। सिगमंड फ्रायड ने मन मस्तिष्क का विश्लेषण का वाद को बताया, ठीक है। इनका जन्म जो 6 मई 1856, ठीक है, 6 मई 1856, हाँ, 1856 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इसके प्रमुख समर्थक जो थे वो एडलर एवं कार्ल युंग थे, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, इन्होंने मन में तीन प्रकार बताए। मन के 3 प्रकार बताते हैं। अचेतन मन जो 90% होता है, चेतन मन जो 10% होता है, और अर्धचेतन मन जो कि, ठीक है। इन्होंने व्यक्तित्व के भी 3 प्रकार बताए थे। पहला होता है इदम, अहम और परा अहम। इदम अहम यानी ईगो और परम अहम यानी सुपर ईगो। मन विश्लेषणवाद की शिक्षा में योगदान क्या था? शिक्षा में अचेतन प्रेरणाओं का बड़ा महत्व बताया गया है। इसमें शिक्षार्थियों के उन व्यवहारों को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान की काफी मदद मिलती है जो ऊपर से देखने में बिना कारण लगते हैं। बालक द्वारा किया गया कोई भी कार्य जिसे बालक व्यक्त नहीं कर पाता, इन्हीं अचेतन की प्रेरणाओं में छिपा रहता है। मनोविश्लेषणवाद ने एक बच्चे के जीवन की प्रारंभिक अनुभूतियां व अनुभवों पर काफी बल दिया है, जो कि उसकी शैक्षणिक प्रक्रिया को प्रभाव करता है। बच्चों को जो भी अनुभव अपने जीवन के 5 वर्षों में मिलते हैं वे ही उसके व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। यदि जीवन में आरंभिक वर्षों में बच्चों को प्यार, स्नेह और सहानुभूति मिलती है तो जीवन के प्रति धनात्मक अभिव्यक्ति का जन्म होता है। इसके विपरीत यदि ऋणात्मक व दंडात्मक पुनर्वलन की अधिकता होती है तो भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। मनोविश्लेषणवाद ने बच्चों के लिए विवेचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण बताया है। बच्चों को कक्षा के अंदर व बाहर आने संवेगों का स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। बाल्यकालीन अनुभवों का मानव शरीर पर विशेष प्रभाव होता है। इसी कारण शिक्षा मनोविज्ञान ने बाल्यकालीन शैक्षिक व्यवस्था पर विशेष बल दिया है। विद्यार्थी जीवन में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थियों के साथ बने अध्यापक के अंतरवैयक्तिक संबंध। तो हम लोग मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में पढ़े थे। मनोविज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी,
जीव वैज्ञानिक, इसे बहुत प्रकार है, आइए जानते हैं क्या क्या है, सबको लाइन से देखेंगे, लेकिन पहले नाम बस देख लेते हैं। जीव वैज्ञानिक मनोविज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, संज्ञात्मक मनोविज्ञान यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सांप्रदायिक मनोविज्ञान कम्युनिटी साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंट साइकोलॉजी, वैश्विक मनोविज्ञान ग्लोबल साइकोलॉजी, स्वास्थ्य मनोविज्ञान हेल्थ साइकोलॉजी, विधिक मनोविज्ञान लीगल साइकोलॉजी, व्यक्तित्व मनोविज्ञान पर्सनालिटी साइकोलॉजी, गणितीय मनोविज्ञान मैथमेटिकल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी, विद्यालयीन मनोविज्ञान स्कूल साइकोलॉजी, पर्यावरण मनोविज्ञान यानी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, अंडरस्टूड वैश्विक यानी ग्लोबल साइकोलॉजी। ठीक है, इतना आपने देख लिया। अब आइए जानते हैं कि एक एक करके। पहला था जो था शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल फिलोसॉफी साइकोलॉजी। फिलोसॉफी अलग होता है, ठीक है, साइकोलॉजी अलग होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। इसमें शिक्षा का अर्थ व्यवहार का परिमार्जन उन्नतशील तथा मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन करना होता है। अर्थात कह सकते हैं कि व्यवहार का परामर्शन उन्नतशील बनाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में मनोविज्ञान के नियम तथा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग जब हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है सीखना। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या था? हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल फिलोसॉफी। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है? हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास को लेकर अलग अलग मनोविज्ञानों के अलग अलग मत हैं, जो कि निम्न है। पहला था कालसैनिक के अनुसार। ठीक है, कालसैनिक के अनुसार ईसा के 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों के साथ से शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ होता है। बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से होता है। ठीक है, यानी देखो दोनों ने अपना अपना मत रख दिया कि बीएफ स्किनर बोल दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से होता है, जबकि कालसैनिक के अनुसार ईसा के 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों के साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ था। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का डेफिनेशन क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक को मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास करते हैं, वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। पेस्टोलॉजी ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मदाता शक्तियों का स्वाभाविक विरोधाहीन तथा प्रयोगशील विकास है। और डुनेविले के अनुसार क्या कहा था? शिक्षा के व्यापक अर्थ में सभी प्रभाव के अनुभव आ जाते हैं, यानी शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव व अनुभव आ जाते हैं जो बालक को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित डालते हैं। तो यह था डुनेविले के अनुसार। ठीक है, अब जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। आपने मनोविज्ञान की परिभाषाएं देख ली पिछले वीडियो में, अभी इसमें देखे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं यानी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। सीखना विज्ञान है, सिखाना कला है। ठीक है, ये बात बहुत बड़ी बात है। सीखना विज्ञान है तथा सिखाना एक कला है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करती है, जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगमन में हो। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान से शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। प्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। प्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन, व्याख्या एवं शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक है, आइए जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? अंडरस्टूड। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक साइंटिफिक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो नेचर है वो है साइंटिफिक। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज साइंटिफिक, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में सीखने के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियां, नियमों तथा सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यह विधायक कॉन्जिक्यूटिव और नियामक यानी रेगुलेटिव दोनों प्रकार का विज्ञान है। विधायक विज्ञान तथ्यों यानी फैक्ट्स पर, जबकि नियामक विज्ञान मूल्यांकन यानी असेसमेंट पर आधारित होता है। शिक्षा का स्वरूप जो होता है वो सिंथेटिक होता है तथा शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपूरक विज्ञान है यानी कि मैटर ऑफ साइंस है, और शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है यानी साइंस ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, क्योंकि इसमें शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालक व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु थीम होती है। ठीक है, शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही उसका थीम है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में अधिगमन के
क्रियाकल्पों से है, अधिगमन के क्रियाकल्पों से, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत भी दिए हैं, जो कि कुछ निम्न है। पहला तो पील महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। और BF के स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान एवं सीखना कला है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान है, यानी सीखना एक विज्ञान है और सिखाना जो है कला है, ठीक है। हर कोई नहीं सिखा सकता, उनके लिए कला चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा की विशेषताएं क्या है? शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक व सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप से भी हो सकती है। शिक्षा केवल शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित नहीं होती, अभी तो जीवन के सभी क्षेत्रों में यह किसी न किसी स्थान पर भी प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यह निरंतर प्रगति की ओर आगे चलती रहती है। शिक्षा एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति में बहुमुखी बदलाव आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता यानी यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक है, विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में सहायक, कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने में सहायक, धनात्मक मनोवृत्ति यानी नजरिए या दृष्टिकोण को निर्माण करने में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। और मानसिक क्रियाओं जैसे कि चिंतन, सोच, विचार, धारा का ज्ञान देती है शिक्षण मनोविज्ञान, ठीक है। आइए जानते हैं डायमेंशंस की बात करें तो डिफरेंट डायमेंशंस की बात करते हैं कि शिक्षा के आयामों में डिफरेंट डायमेंशंस क्या आते हैं। तो शिक्षा के आयाम, डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के 3 आयाम है। पहला है शिक्षक, दूसरा है छात्र और तीसरा है पाठ्यक्रम। मैंने ये बताया था त्रिसूत्री होती है, 3 धारा होती है, ठीक है, कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है। जॉन डीवी के अनुसार त्रिध्रुवीय, जो जॉन एडम के द्वारा दुध्रुवी पहले आई थी, तो दुध्रुवी क्या है? शिक्षक और छात्र। जबकि जॉन डीवी सर ने कहा था कि त्रिध्रुवी होती है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम ऐड हो जाए तो क्या कहने हैं, ठीक है ना। शिक्षा के प्रकार यानी आपको जलेबी और रबड़ी मिल जाए, साथ में आपको खाने के लिए और भी कुछ मिल जाए तो क्या कहने, वाह वाह भाई। शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन कहाँ मिलता है? आपको स्कूल में मिलता है। अनौपचारिक शिक्षा कहाँ मिलता है? इनफॉर्मल, परिवार में मिलता है। बोलते हैं कि बेटा बड़ों के सामने गाली नहीं देना है, तो वो आपको कौन दे रहा है? अनौपचारिक शिक्षा है। निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल, पत्राचार में मिलता है। जैसे आप लोग देखेंगे पत्राचार में, कम्युनिकेशन से भी मिल सकती है, ठीक है, कहीं सब सोशल मीडिया से मिल सकती है नॉन फॉर्मल, या फिर आप लोग डिस्टेंस लर्निंग कर लेते हैं तो भी है निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, व्हाट इज द फॉर्मल एजुकेशन? शिक्षा के प्रकार में औपचारिकता शिक्षा का तात्पर्य बालक के स्कूली शिक्षा से है, ठीक है। अर्थात शिक्षा शब्द से तथा यह शिक्षा बालक को स्कूल में ही प्राप्त होती है। अब चाहे वो शिक्षा उसको अपने अध्यापक से मिले या फिर अपने दोस्त से मिले या उसके नेचर पर आधारित हो कि वह किसके साथ अपना अच्छा संतुलन बना सकता है, उससे मिले, उसको बोलते हैं फॉर्मल, वो देखा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार में औपचारिक शिक्षा का तात्पर्य बालक के पारिवारिक शिक्षा से है। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक यानी पारिवारिक शिक्षा से है, अर्थात यह शिक्षा बालकों को परिवार या अड़ोस पड़ोस से प्राप्त होता है। अब चाहे वो शिक्षा आप उसको अपने परिवार से मिले या फिर अपने पड़ोस से, या उसके नेचर पर आधारित होता है कि वह किसके साथ अपना अच्छा संतुलन बना सकता है। निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है? शिक्षा के प्रकार में औपचारिक शिक्षा का तात्पर्य बालक के पत्राचार शिक्षा से, निरौपचारिक शिक्षा का तात्पर्य गलती है, निरौपचारिक शिक्षा का तात्पर्य बालक के पत्राचार शिक्षा से है, अर्थात यह शिक्षा बालक को पत्रिकाओं से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आइए कुछ एमसीक्यूज लगा लेते हैं। तो एमसीक्यू लगाते हैं हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पर, यानी टोटल जो एमसीक्यूज है वो मैंने जो पढ़ाया वो शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पहली इसका आंसर है यूनानी भाषा से हुई है, ठीक है। दूसरा है निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? बालकों को मानसिक अस्वस्थता प्राप्त लाने में, शिक्षण विधियों में चयन करने में, छात्राओं को अभिप्रेरित करने में, पशुओं में प्रयोग करने पर। नहीं, तो ऐसा तो नहीं होता। तो आंसर है पशुओं में प्रयोग करने पर आप शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, उनको नहीं बैठ के सिखा सकते गाय और कुत्तों को। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, विकृत या क्लिनिकल मनोविज्ञान या असामान्य मनोविज्ञान। तो आंसर है राजनीतिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। चौथा जो क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, और ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था वाटसन सर जी ने, तो ये याद रखिएगा। पांचवा जो प्रश्न है वो है लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या होता है? मन का व्यवहार या चेतना या फिर आत्मा। तो इसका आंसर है डी यानी कि आत्मा। लैटिन शब्द में साइको का अर्थ होता है आत्मा, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो नहीं आता है तो असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान। आर्थिक मनोविज्ञान, ठीक है, पशु मनोविज्ञान आ सकता है लेकिन आर्थिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। पशु की भी मनोविज्ञान हो सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि आइए देखते हैं ऊपर, छात्राओं को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभाव बना सके। तो आंसर है शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान, चेतन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा विज्ञान। तो आंसर है व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह दावा किसने किया था? तुम मुझे कोई बालक दो और मैं उसे कोई कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा किसका था? ये दावा था वाटसन।
ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो कार्य को लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना या बालकों को अपने कार्य में सफलता के अवसर प्रदान करना। तो इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? इनमें से इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना नहीं करना चाहिए, शिक्षा का काम नहीं है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करनी है तो काम में ली जा सकती है? पहली है आत्मरक्षा, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है उत्प्रेरणा और चौथा है पलायन। तो आंसर है बी, जिज्ञासा। जिज्ञासा से आप किसी भी बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है? चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार या आत्मा? तो आंसर है मानव व्यवहार। ठीक है, मानव व्यवहार इसका आंसर है। कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके सीखने के लिए, हॉस्टल वार्डन का है या फिर कोई आने वाले शिक्षक का पात्रता का जो एग्जाम है वो अब सब निकल जाएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से मेरी तरफ से दिल से आप लोगों के लिए दुआ है कि आप लोग जो भी परीक्षा का कर रहे हैं तैयारी वो हो जाए। बने रहिए और सभी को जो भी जिसको भी ये जरूरत होगा उसको प्लीज शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही कुछ अच्छे अपडेट्स चाहिए तो। और बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है रूपेश आदित्य। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।